हेलो एवरीवन। आज हम लोग मटेरियल को आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग मटेरियल में ईओक्यू वाला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ईओक्यू दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईओक्यू दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो ईओक्यू है उसकी फॉर्मूला क्या डिराइव हुई थी सर? अंडर रूट 2AO अपॉन C, where A is your annual requirement, O is your ordering cost per order and C is your carrying cost per unit। फिर अगर हमें कैलकुलेट करना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, अगर हमें कैलकुलेट करना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में सर कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें। पहला, आपके मटेरियल्स का जो भी परचेज कॉस्ट होएगा वो, आपके मटेरियल का जो भी परचेज कॉस्ट होएगा वो। और परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा सर? परचेज कॉस्ट सिंपल है सर, आपकी जितनी भी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर परचेज प्राइस पर यूनिट से, परचेज प्राइस पर यूनिट से। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो वट एवर इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको आप डिवाइड कर दोगे ईओक्यू से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। तो यहाँ से आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम आ जाएगा, या आप टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो। मैं इसको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोल सकता हूँ। सर ये वाले ऑर्डरिंग कॉस्ट में और ये वाले ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या फर्क है? यहाँ पर हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल लेते हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नहीं समझे? वहां पर सिर्फ ये वाली चीजें कंसिडर होती है, और सिर्फ इतना सा जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां पर मिलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यहां पर आपको क्या मिलते हैं सर? यहां पर मिलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सो इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और थर्ड यहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सर कैरिंग कॉस्ट पर एनम, जिसको हम लोग टोटल कैरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होता है सर? तो ये है हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इस तरह से ये कैलकुलेट होता है सर। ओके, फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ईओक्यू है, ये ईओक्यू का मतलब क्या होता है सर? इट इज quantity to be ordered. It is what? Quantity to be ordered in a single order. Quantity to be ordered in a what? Single order. उसको हम EOQ बोलते हैं। क्या बोलते हैं EOQ? मतलब कि आप कितना क्वांटिटी ऑर्डर करोगे सिंगल ऑर्डर में, एक बार में कितना मंगाएंगे उसको हम ईओक्यू बोलते हैं। एक बार में जितना मंगाओगे उसको हम ईओक्यू बोलेंगे। कितना मंगाना चाहिए सर? आइडियली उतना मंगाना चाहिए जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम या तो मिनिमम हो। सो इफ यू यूज ईओक्यू फॉर्मूला, अगर आप ईओक्यू की फॉर्मूला यूज करते हो तो उस केस में आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ये वाला टोटल वाला। बट अगर आप बिना फॉर्मूला यूज किए ऐसे ही कोई रैंडम नंबर ऑर्डर करते हो तो वो भी हम बोलेंगे क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर, बट वहां पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल नहीं होगी। क्या बोल रहे हो सर? मैं कह रहा हूं कि क्या ईओक्यू की फॉर्मूला यूज करने पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आती है? यस सर, लेकिन इसके कुछ अजम्पशंस है। इसके कुछ क्या है बताओ ना? अजम्पशंस मतलब
इन्हीं सिचुएशंस में आप ईओक्यू को यूज कर सकते हो, assumptions ऑफ ईओक्यू। इन्हीं assumptions में, इन्हीं सिचुएशंस में आप ईओक्यू को यूज करके ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम कर सकते हो। नहीं तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम नहीं आएगी। उसमें पहला assumption ये है, फर्स्ट assumption आपका ये है कि योर एनुअल रिक्वायरमेंट इज नोन, योर एनुअल रिक्वायरमेंट इज नोन एंड इज फिक्स्ड, योर एनुअल रिक्वायरमेंट इज नोन एंड इज फिक्स्ड। मतलब पूरे साल में जितना माल आपको चाहिए ये आपको पता भी है पहले से और वो फिक्स्ड है। ये जो एनुअल रिक्वायरमेंट होती है ना वो। दूसरा assumption है कि सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्या क्या सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट अगेन इज नोन एंड इज फिक्स्ड। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए और ये फिक्स्ड भी होना चाहिए। तीसरा assumption इसका ये है कि सर आपकी जो परचेज प्राइस रहेगी, आपकी जो क्या रहेगी बताओ ना, परचेज प्राइस मतलब रेट पर यूनिट जिससे आप खरीद के लाते हो, ये वाली बात कर रहा हूं। अगेन इज नोन एंड इज फिक्स्ड। मतलब माल कितने में लेके आ रहे हो ये पता भी है और ये फिक्स्ड भी है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट वाला assumption है that there is no lead time, there is no lead time। लीड टाइम का मतलब क्या होता है सर? लीड टाइम का मतलब होता है डिलीवरी टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या होता है सर? लीड टाइम का मतलब होता है डिलीवरी टाइम। देयर इज नो डिलीवरी टाइम, देयर इज नो लीड टाइम। मतलब माल अभी मंगाओगे तो अभी का अभी ही आपको मिल जाएगा, आपको उस माल के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा होता है? मैं आपको यहां पर एक एक assumption समझाते जाऊंगा। अगर ये 4 assumption फुलफिल होती है तो आपका ईओक्यू सही आएगा, जहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आएगी। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज करके वो क्वांटिटी निकाली कि एक ऑर्डर पे कितना मंगाओगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम आएगी। बट इस ईओक्यू के जो assumptions है वो आप जरा कॉमन सेंस से समझना कि ये ठीक assumptions है या नहीं है। पहला assumption क्या है कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट पूरे साल में कितना माल चाहिए ये आपको पता भी है और ये फिक्स्ड भी है। अब आप समझो ये बात को कि अगर आपको कोई माल चाहिए, अभी जैसे आप अपने पास एक पेन यूज करते हो, आप नोटबुक्स यूज करते हो, आप बोलो कि आज से आने वाले 1 साल में आपको कितनी पेन्स चाहिए, आज से आने वाले 1 साल में आपको कितनी पेन की रिक्वायरमेंट होगी लिखने के लिए, बताओ। कुछ भी बोल दो सर, 10 पेन चाहिए, 20 पेन चाहिए। तो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट नोन तो हो सकती है बट फिक्स्ड कैसे हो सकती है? अगर आपने बोला कि मुझे 10 पेन चाहिए तो क्या 10 ही पेन चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता कि 8 में ही काम हो जाए, या ऐसा नहीं हो सकता कि 12 लेनी पड़े, 15 लेनी पड़े। आपके घर में जो राशन आता है, आप मम्मी से पूछ लो कि पूरे साल में कितना चाहिए, कितना दाल चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, कितना तेल चाहिए, तो वो आपको बता सकती है। बट वो फिक्स्ड थोड़ी ना हो सकता है। वो फिक्स्ड कैसे होगा सर? आप यहां पर मटेरियल की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो बताओ? मटेरियल की। ये जो मटेरियल होता है ये कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री में। क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन कौन से बेसिस पे किया जाता है सर? प्रोडक्शन बेसिस कौन से बेसिस पे किया जाता है? डिमांड के बेसिस पे। अब आप मेरे को बताओ, मार्केट में डिमांड फिक्स्ड होती है क्या हमेशा, कि फ्लक्चुएट होते रहती है? सर मार्केट में डिमांड तो फ्लक्चुएट होते रहती है। तो अगर मार्केट में डिमांड फ्लक्चुएट होगी तो आपको जितना प्रोडक्शन करना है वो भी तो फ्लक्चुएट होगा, वो भी तो फ्लक्चुएट होगा। और मटेरियल का रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट हुआ तो ये असम्पशन नहीं चलेगा ना फिर।
नोन तो चलो आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, बट वो फिक्स्ड कैसे हो सकता है? वो बोलता है पता भी होना चाहिए और फिक्स्ड भी होना चाहिए। मतलब अगर आपने बोल दिया 10 पेन तो वो 10 ही रहेंगी, ना तो आप उसकी 9 कर सकते हो ना तो 11। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? नेक्स्ट, जैसे मेरे को ये इसमें इंक भरना है, तो ऐसी इंक की बॉटल्स आती है, तो पूरे साल में ऐसी कितनी बॉटल्स चाहिए सर? तो मान के चलो पूरे साल में मैंने कैलकुलेट किया मेरे को 5 बॉटल चाहिए, तो ईओक्यू बोलता है कि 5 बॉटल पता चल गई ना, अब इसको फिक्स्ड रखो। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है मुझे 8 बॉटल लेनी पड़े। सो ये फिक्स्ड वाला काम इज नॉट ट्रू। सो ईओक्यू का यही अजम्पशन इसका क्रिटिसिज्म बन जाता है। नहीं क्या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। हर लॉ के कुछ अजम्पशंस होते थे और उसके क्रिटिसिज्म्स होते थे। तो इसके अजम्पशन भी इसके क्रिटिसिज्म हो रहे हैं कि सर एनुअल रिक्वायरमेंट फिक्स्ड नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है, प्रोडक्शन डिमांड पे बेस्ड होता है, जो फ्लक्चुएट होते रहता है। मूविंग अहेड, बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी नोन और फिक्स्ड होने चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्या मैंने आपको इंट्रो वाले लेक्चर में बताया था? ऑर्डरिंग कॉस्ट में सर टेम्पो वाले का खर्चा आ गया कि जब भी आप उसको ऑर्डर करोगे तो आपको कैरेज का, ट्रांसपोर्ट का पैसा भरना पड़ेगा। और अब तक आपका जो ट्रांसपोर्ट वाला है, वो मान के चलो हर बार आपसे 5,000 रुपया लेता है, तो पता तो है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, बट वो फिक्स्ड कैसे हो सकती है? क्या ट्रांसपोर्ट वाला रेट बढ़ा नहीं सकता? 5,500 नहीं ले सकता, 5 के बदले 6 नहीं ले सकता? अगर मार्केट में डीजल का रेट बढ़ गया तो क्या करोगे? द सेम गोज विथ योर कैरिंग कॉस्ट। गोडाउन की जैसे रेंट होती है सर, तो गोडाउन की एक रेंट फिक्स्ड हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रेंट बढ़ जाए। सो दीज आइटम्स कैन बी नोन बट दे कैन नॉट बी फिक्स्ड। एनुअल रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं हो सकता, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट भी फिक्स नहीं हो सकता। फिर क्या बोलते हैं? परचेज प्राइस इज नोन एंड इज फिक्स्ड। जैसे ये मार्कर है 25 रुपीज का आता है, मार्केट चलो मार्केट में 25 रुपीज, क्या ये इसका परचेज प्राइस है? हाँ सर। मतलब मैं कौन सी भी शॉप में जाएगा ये मार्कर लेने के लिए, तो मेरे को 25 रुपीज देना पड़ेगा कि नहीं? एक लिया तो 25, दूसरा लिया तो 25, तीसरा लिया तो 25। बताओ ना, परचेज प्राइस नोन है ना। लेकिन अगर मैं मार्केट में जाके 50,000 पीस मार्कर लेता हूं, कितना? 50,000 पीस, क्या तब भी मैं 25 रुपीज दूंगा? सोचो। नहीं सर, क्योंकि आप बल्क में उठा रहे हो, और अगर बल्क में उठाएंगे हम कोई चीज तो क्या हमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा? जब आप बोलते हो कि परचेज प्राइस इज नोन एंड इज फिक्स, तो क्या सर उसमें डिस्काउंट नहीं मिल सकता? मिल सकता है सर डिस्काउंट, बट ईओक्यू बोलता है डिस्काउंट कंसिडर मत करो, 25 है तो 25 ही रखो, चाहे फिर तुम 5 मंगाओ या 50,000 या 5 लाख। अगेन दिस इज रॉन्ग। और लास्ट और सबसे फालतू अजम्पशन इसका क्या है सर? देयर इज नो लीड टाइम, डिलीवरी टाइम। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई चीज आज ऑर्डर करोगे तो क्या आज के आज हो जाएगा डिलीवर? नहीं सर, कल होगा, परसों होगा, एक हफ्ते बाद होगा। यहां पर ये लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो सप्लायर है वो हमारे यहां ही रहता है। आपको मटेरियल कहाँ यूज करना है सर? फैक्ट्री में। मान के चलो आपका जो फैक्ट्री है वो भिवंडी में है, मुंबई में है समझ लो, और आपका सप्लायर बैठा है कोल्हापुर में, रत्नागिरी में, तो वहां से माल मंगाने टाइम तो जाएगा ना। आज ऑर्डर करोगे तो थोड़ी आज के आज आ जाएगा, हफ्ता भर लगेगा टाइम। ये बोलता है नहीं ऐसे नहीं चलता, अब भी ऑर्डर करोगे तो अब भी क्या भी माल मिलना चाहिए। ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं सर। तो कहीं ना कहीं इसके सारे ही अजम्पशंस रॉन्ग पड़ रहे हैं, बट स्टिल इफ इनमें से कोई भी अजम्पशन, इनमें से सारे अजम्पशंस, एक नहीं सारे अजम्पशन अगर फुलफिल होते तो आपकी ईओक्यू ठीक आएगी। लेकिन अगर इनमें से एक भी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, अगर इनमें से एक भी अजम्पशन क्या हो गई बताओ ना, रॉन्ग हो गई, अगर इनमें से एक भी अजम्पशन रॉन्ग हो गई तो आपका ईओक्यू इस तरीके से कैलकुलेट नहीं हो सकता, ना आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आएगी। Are you understanding what I am saying? If any of the assumption is wrong,
या तो वो फुलफिल नहीं हो रहा क्राइटेरिया, मतलब इनमें से कोई भी चीज अगर फ्लक्चुएट हो गई, अगर डिलीवरी टाइम आ गया, परचेस प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गई, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट में फ्लक्चुएशन आ गई, एनुअल रिक्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन आ गई, इनमें से एक में भी अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम नहीं होगी। दीज आर द अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर ईओक्यू अप्लाई करना है, अगर आपको ईओक्यू अप्लाई करना है तो ये सारे अजम्पशंस फुलफिल होने चाहिए, तो ही आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम आती है। तो अजम्पशंस याद रखना, और एक बात याद रखना कि जितनी क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर करेंगे सिंगल ऑर्डर में, उसको हम समझने के लिए ईओक्यू बोलेंगे, हालांकि वो ईओक्यू होती नहीं है, खाली बोलने के लिए, क्योंकि सर फॉर्मूला में हमने ईओक्यू डाल रखा है ना, तो मैं नहीं चाहता जब हम ईओक्यू यूज करें तो हम ईओक्यू बोले, और जब ईओक्यू यूज ना करें तो बोले क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर। ऐसे नहीं करना है, एक बार में जितना मंगाएंगे उसको ईओक्यू बोलेंगे, ताकि हम जब फॉर्मूला में कुछ चीजों को डालें तो घड़ी घड़ी फॉर्मूला में वर्ड्स ना चेंज करने पड़े। ईओक्यू का मतलब सर सिंपल, बोलो ना मेरे साथ साथ, क्या होता है? क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर। एक बार में कितना क्वांटिटी मंगाओगे उसको हम ईओक्यू बोलेंगे। एक बार में कितना क्वांटिटी मंगाएंगे उसको हम ईओक्यू बोलेंगे। तो ईओक्यू चलाना है तो ये अजम्पशंस होने चाहिए। अगर इन अजम्पशंस में से कोई भी अजम्पशन ठीक नहीं बैठता तो आपका ईओक्यू ठीक नहीं आएगा। समझ में आया? पक्का? आगे चलते हैं। हम लोग शीट का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। शीट का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट जिसका नाम है अल्फा, एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2015। एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा इज 8000 यूनिट्स। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से हमको क्या बोला है कि आपकी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है सर? 8000 यूनिट्स। फिर बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज दैट योर ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज 200 रुपीज पर ऑर्डर। उसके बाद बोल रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा। वो कॉस्ट पर यूनिट क्या है सर? वो कॉस्ट पर यूनिट बेसिकली आपकी परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस कितनी सर? 400 रुपया। इट इज 400 पर यूनिट। एंड योर कैरिंग कॉस्ट पर एनम इज 20%. योर कैरिंग कॉस्ट इज हाउ मच? 20%. And this 20% is of what? It is of purchase price. What is your purchase price? 400. So what is 20% of 400? 400 का 20% कितना होता है सर? 400 का 20% होता है 80। 400 का 20% होता है 80 पर यूनिट। 80 पर यूनिट। फिर क्या बोल रहे हैं? द कंपनी हैज बिन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%। डिस्काउंट देना है, जबकि देखो ये वाले असम्पशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि सर डिस्काउंट नहीं होगा, परचेज प्राइस जो है वो फिक्स्ड रहेगा, बट यहाँ डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ईओक्यू नहीं चलने वाला। तो बिना डिस्काउंट पे पहले चेक करते हैं कि क्या है सर। क्या मैं यहाँ से अभी ईओक्यू निकाल सकता हूँ? EOQ is equals to under root 2AO upon C. That is under root 2 into what is your annual requirement? 8000 into
व्हाट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर कैरिंग कॉस्ट 80। तो इसका आंसर कितना आता है सर? सो 2 into 8000 into 200 divided by 80, this is 40,000 under root। अगर ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आता है 40,000 अंडर रूट, और उसका अंडर रूट करेंगे सर, अगर उसका अंडर रूट करेंगे तो वो आता है 200, और ये 200 क्या है? जो एनुअल रिक्वायरमेंट का क्वांटिटी होता है वही यहाँ पर होता है। अगर ये लीटर्स में है तो ये भी लीटर्स में होगा, ये किलो में है तो ये भी किलो में होगा। 200 यूनिट्स आपकी EOQ है। आप मेरे को बताओ, क्या 200 यूनिट्स में हमने फॉर्मूला पे काम किया था? क्या 200 यूनिट हमने फॉर्मूला से निकाले थे? यस सर। इधर देखें, अगर हम फॉर्मूला से निकालते हैं EOQ तो क्या हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल आएगी? यस सर, हमेशा इक्वल आएगी। फिर ये लोग क्या बोल रहे हैं? दैट द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर साइज is 400 component, sorry 4000 components at a time। यहाँ पर ये EOQ है ना अपना, मतलब यहाँ पर हम एक ऑर्डर में 200 मंगाने चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अगर आप एक ऑर्डर में 4000 यूनिट्स मंगा लोगे एक बार में, तो जितनी भी परचेज प्राइस है, जितनी भी क्या है बताओ ना, परचेज प्राइस, उसमें आपको 4% डिस्काउंट दिया जाएगा, उसमें आपको 4% डिस्काउंट दिया जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू ऑर्डर 200, इफ यू ऑर्डर 200 नो डिस्काउंट, इफ यू ऑर्डर 4000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर इंस्टेड ऑफ 200 देन यू विल गेट 4% डिस्काउंट। तो कितना मंगाना चाहिए? 200 मंगाना चाहिए एक बार में कि 4000 मंगाना चाहिए? वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। रिक्वायर्ड कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये रहा, यही है ना ए वाला पॉइंट, निकाल तो लिया हमने ए, यही तो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एंड एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट। ये जो 4% इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो आपको बताना है। देखते हैं सर। तो सिंपल कैलकुलेशन है इसके, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। आप एक छोटा सा टेबल बनाओगे, सिंपल है ना। देखो ये जो 200 है उस पर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो और 4000 पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो। अगर कॉस्ट बच रहा है तो कर लो एक्सेप्ट। क्या बोल रहे हो सर? यू आर गोइंग टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 200 यूनिट्स इन वन ऑर्डर and at 4000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर। 200 अपने हिसाब से हमने निकाला है, और ये जो 4000 है ये किसके हिसाब से है सर? 4000 हमारे सप्लायर के हिसाब से। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, जिधर टोटल कॉस्ट कम रहेगी उसको सिलेक्ट कर लेना, जिधर टोटल कॉस्ट कम रहेगी उसको सिलेक्ट कर लेना। क्या क्या आता है सर टोटल कॉस्ट में? सबसे पहले बताओ, परचेज कॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा? परचेज कॉस्ट। कैसे आता है सर परचेज कॉस्ट? जितनी भी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज प्राइस से, परचेज प्राइस से। व्हाट इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट? 8000। What is your purchase price? 400। तो 8 4 जा 32 हो जाता है। फिर इसके 3 जीरोस ले लेंगे और इसके 2 जीरोस, इतना बैठता है सर 32 lakhs। यहाँ पर भी कितना? यहाँ पर भी 32 lakhs। क्या यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है? नहीं। क्या यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा? यस सर, माइनस डिस्काउंट at the rate of 4% on which price? Purchase price। तो 32 lakhs का 4%
1,28,000 होता है। यहाँ पर आपको 1,28,000 का डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और फिर इसका जब टोटल ले लेंगे तो यहाँ पर 32 लाख ही रहेगा, और यहाँ पर देखते हैं कितना आता है सर, माइनस 32 लाख करेंगे 30,72,000 यहाँ बचता है। डिस्काउंट के बाद 30,72,000 इधर आएगा। ये हो गई आपकी फाइनल परचेज प्राइस, ये हो गई आपकी फाइनल परचेज प्राइस। बोलो डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना है? हाँ सर कर लो ना, कॉस्ट घट रहा है। अरे और भी तो कॉस्ट है ना, इधर देखो, ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है, और दो कॉस्ट है। अब कौन सी कॉस्ट की बात करेंगे हम? इसमें ऐड किया जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसमें ऐड किया जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। और जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। क्या मिलेगा? टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। और उस टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कर लेना कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी जरा हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। हाउ आर वी कैलकुलेटिंग टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट? तो सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यही फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर देखेंगे सर, व्हाट इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट? योर एनुअल रिक्वायरमेंट इज 8,000। व्हाट इज योर EOQ? EOQ इज 200। खाली इतना सा डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेगा, है ना? नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो 8,000 डिवाइड बाय 200, मेरे पास आते हैं 40 ऑर्डर्स। इधर देखो ना, इधर बोल रहा है 4,000 इन वन ऑर्डर। तो एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ, दैट इज क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर। तो यहां पर खाली 2 ही ऑर्डर है, जबकि यहां पर कितने ऑर्डर्स है सर? 40 ऑर्डर्स है। मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या हमने वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल रखी है? ये रही सर 200। योर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 200, ये वाली। कितना आता है सर ये? सो 40 ऑर्डर्स आए थे इनटू 200, इसका आंसर आता है सर 8,000। दिस इज 8, और 2 इंटू 2 4, दिस इज 400, 8,400। ठीक है, ऊपर लिख दे क्या? इसकी कॉस्ट आई थी 8,000 और इसकी कॉस्ट आई थी 400। वैसे ही हमें यहां पर कैलकुलेट करना है हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट। और टोटल कैरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है सर? हाफ इंटू EOQ इंटू CC पर यूनिट पर एनम। सो यहां पर कैसे होगा सर? हाफ इंटू आपकी EOQ कितनी है सर? 200। सो हाफ इंटू 200, और आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी आई थी? कैरिंग कॉस्ट आई थी 80 इंटू 80, ये हो गया। फिर यहां पर भी हाफ इंटू 4,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट। देखो ना जरा, कैरिंग कॉस्ट ये जो 80 आई थी, ये कैसे आई थी? क्या हमने 20% ऑफ परचेज प्राइस निकाला था, है ना? एक बात बताओ, यहां पर डिस्काउंट है या नहीं है? नहीं है। यहां पर डिस्काउंट है क्या? हाँ। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, देन व्हाट इज योर ओल्ड परचेज प्राइस?
दैट इज 400 पर यूनिट माइनस डिस्काउंट 4%, 16 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, नहीं क्या? 16 रुपया डिस्काउंट मिलेगा ना, तो कहना इसे आपकी जो फाइनल परचेज प्राइस है, आपकी जो फाइनल परचेज प्राइस है विल बी 400 माइनस 10 390 384 आफ्टर डिस्काउंट। यही वाला आपको डिस्काउंट 128 चाहिए था ना, 128 कैसे आया सर वो बता रहा हूं। तो डिस्काउंट था 16 रुपया इंटू 8000 यूनिट, ऐसे करके ये 1,28,000 आता है। सो अब यहां पर मेरे को वापस से कैरी कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट विल बी 20% ऑफ न्यू परचेज प्राइस, दैट विल बी 20% ऑफ न्यू परचेज प्राइस। व्हाट इज योर न्यू परचेज प्राइस? 384 इंटू 20%। तो पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? परचेज प्राइस चेंज हो गया तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी हमारी। सो 384 इंटू 20%, ये हो गया 76.8। जो यहाँ पर 80 था, जो यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, जो यहाँ पर 80 था वो यहाँ पर है 76.8 इंटू 4000 divided by 2, that is 1,53,600. This is 1,53,600. ये जानते हो कितना होगा? 8,000। कैसे सर? क्योंकि ईओक्यू पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट सेम होता है। 200 का हाफ बताओ, 100 इंटू 80 इज 8,000. सो दिस इज 8,000 एंड दिस इज 1,53,600. जैसे जैसे इधर देखो, आप 4,000 मंगाने वाले थे तो ऑर्डर कम हो गए। यहाँ पर ऑर्डर कितने थे सर? 40 ऑर्डर्स। यहाँ पे ऑर्डर कितने थे? 2। तो ये तो बचा लिया, लेकिन उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि तुम ज्यादा क्वांटिटी मंगा रहे हो। सो 153,600 प्लस 400 प्लस 30 लाख 72,000. दिस इज 3226,000 and then 32 lakhs plus 16,000. This is 32 lakh 16,000. 32 lakh 16,000. 30 lakh 72 plus 400 plus 153,600 3226. तो अगर हम EOQ फॉलो करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आती है इतनी, और अगर हम सप्लायर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आती है इतनी। अब ये दोनों में से लोअर कौन है सर? 16 या 26? 16 लोअर है, तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए? ये वाला। क्या पूछा था आपको लास्ट में? एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट कैन बी एक्सेप्टेड, शुड यू एक्सेप्ट इट? एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? नहीं। अगर एक्सेप्ट करोगे तो 10,000 से कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। सो कैन आई से देयरफॉर the quantity discount offer should not be accepted since it will increase the cost by how much? by rupees 10,000. ये दोनों का डिफरेंस 10,000 है ना, 16 और 26। अगर ये लोअर आता तो एक्सेप्ट कर लेते। सो डिस्काउंट ऑफर यहां पर हमें क्या करना है? रिजेक्ट। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें EOQ ही मंगाते रहना है। इसी से सेम क्वेश्चन है सर आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम है, खाली चेंजेस क्या हो गए सर? यहाँ पे जो एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 8,000 यूनिट की थी, यहाँ पर 10,000 यूनिट्स की है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 200 ही है, उसका परचेज प्राइस भी 400 है। कैरिंग कॉस्ट इधर 20 है और इधर 25 है, ये एक फर्क है। और जो डिस्काउंट यहाँ पे 4% मिल रहा था, यहाँ पर वही चीज 5% है,
बाकी एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो आप उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे सर। इसको कॉपी कर लो। हमेशा याद रखना ईओक्यू कैलकुलेट करने के टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में ये तीनों कॉस्ट आते हैं, परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरी कॉस्ट। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज कर लो और इसको कॉपी कर लो। लीड टाइम का मतलब क्या होता है वैसे? डिलीवरी टाइम, है ना। मूविंग अहेड टू शीट का क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट्स। ये जो कंपनी है, ये कंपनी अपने यहाँ पर क्या बनाती है सर? प्रोडक्ट। और आप जानते हो सर, ये जो प्रोडक्ट है उसकी 4000 यूनिट्स, उसकी 4000 यूनिट्स की मंथली डिमांड है। तो इंटू 12 करेंगे तो आप मेरे को बताओ, 12 4 जा 48,000। क्या 48,000 यूनिट्स इसकी पूरे साल की डिमांड रहेगी? क्या 48,000 यूनिट्स इसके पूरे साल की डिमांड रहेगी? यस सर। तो क्या ये 48,000 हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये एनुअल डिमांड है। हम तो टॉपिक कर रहे हैं मटेरियल, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट यानी क्या सर? फिनिश्ड गुड्स। हम फिनिश्ड गुड्स थोड़ी मंगाते हैं, हम तो फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। मंगाते क्या है? मटेरियल्स। दिस इज नॉट अवर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स, इट इज एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आगे बढ़ते हैं सर। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट एक्स। ये प्रोडक्ट बनाना है अगर आपको, तो आपको क्या लगेगा? कंपोनेंट एक्स। और ये जो कंपोनेंट एक्स है उसकी परचेज प्राइस बताइए, विच इज परचेज्ड एट ₹20। ये जो कंपोनेंट एक्स है उसकी परचेज प्राइस दी है 20 रुपया। 20 रुपया। फिर बोलते हैं फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। मीन्स फिनिश्ड गुड्स is to raw materials. For completing what sir? 1 unit of finished goods, 1 component is required. एक यूनिट बनाने के लिए एक कंपोनेंट चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये मार्कर फिनिश गुड्स है? क्या ये मार्कर फिनिश गुड्स है? यस सर। अगर ये मार्कर फिनिश गुड्स है तो इसका जो ये कैप है, ये इसका मटेरियल हुआ कि नहीं? क्या ये कैप? अच्छा जाने दो। ये जो निप होती है ये स्पंज की होती है, बोलो क्या ये स्पंज वाली होती है? और हर मार्कर के अंदर
इंक को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर अंदर एक स्पंज रहता है, ट्यूब रहती है। सर निकाल के बताओ, निकाल के भी बताएंगे, उसकी इंक निकल जाएगी ना फिर। देखते हैं सर ये निकलता है, ये रहा सर, ये वाला दिख रहा है आपको। तो हर मार्कर में एक ये रहता है, एक, कैन आई से दिस इज माई रॉ मटेरियल। तो ऐसी एक मार्कर में एक स्पंज लगती है। और अगर मेरे को पूरे साल में 48,000 मार्कर बनानी है तो कितने स्पंज लगेंगे? 48। इन द सेम वे अगर मेरे को 48,000 यूनिट्स तैयार करने हैं तो मेरे को 48,000 कंपोनेंट्स लगेगा। ये 48,000 कंपोनेंट्स मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है। ये एनुअल रिक्वायरमेंट है। सप्लायर से थोड़ी ना फिनिश गुड्स मांगना है, सप्लायर से तो हमें कंपोनेंट मांगना है। होप यू अंडरस्टूड दिस। गोइंग अहेड, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताया है आपको और कैरिंग कॉस्ट बताया है आपको। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोल रहे हैं सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर। This is 120 per order and this is 10% per annum. 10% of what? 10% of purchase price. That is 10% of 20. ये ना परचेज प्राइस आपका कितना आता है सर? 2। ये एक डेटा हो गया, ये एक डेटा हो गया और ये 48,000 बैग हो गया। अगर मेरे को यहां से EOQ निकालना है, EOQ that is under root 2AO upon C। तो बताओ कितना आता है EOQ? आप कैलकुलेट करो खुद से। मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इस बार कि सर मेरी EOQ कितनी आ रही है। आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके देख लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना आता है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका। सारा डेटा जो जो चाहिए वो अवेलेबल है वहां पे। किया कैलकुलेट, बताऊं कितना आता है EOQ इसका? क्या मैं बताऊं कि इसकी EOQ कितनी आती है? इसकी EOQ आती है 2400। क्या आपकी भी 2400 आई थी? अगर आपकी आई थी तो गुड, और अगर नहीं आई तो एक बार वापस कैलकुलेट करें। EOQ बहुत इजी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सब डेटा मालूम है तो खाली फॉर्मूला में डालना है ना आपको। सो 2400 इज माय EOQ। 2400 व्हाट? 2400 कंपोनेंट्स। जो क्वांटिटी एनुअल रिक्वायरमेंट में रहेगा रॉ मटेरियल का, वही EOQ का रहता है। फिर क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है सर? एक बार में आपको 2400 यूनिट्स मंगाने हैं। देन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हो गया कैलकुलेट। फिर बोल रहे हैं इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000 यूनिट्स। आपने कितना निकाला? एक बार में कितना मंगाना है? 2400। ये लोग कह रहे थे नहीं, मिनिमम 4000 मंगाना पड़ेगा। What is the extra cost the company has to incur? What is the extra cost the company has to incur? देखते हैं सर। अच्छा, यहां पर डिस्काउंट की बात हुई है क्या? नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लो, क्या बोल रहे हैं? What is the minimum carrying cost the company has to incur? वो हो जाएगा कैलकुलेट। डिस्काउंट बोला है क्या? नहीं सर। देखते हैं। Again you have to calculate that table at, बोलो ना, at कितना? 2400 components, at 2400 components and at 4000 components, at 4000 components and 2400 components। सबसे पहले कौन सा कॉस्ट आता है?
सबसे पहले कौन सा कॉस्ट आता है बताओ सर? सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट आती है, सबसे पहले परचेज कॉस्ट आती है, परचेज कॉस्ट। हाउ आर वी कैलकुलेटिंग परचेज कॉस्ट? इज दैट कैलकुलेटेड एज एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस, annual requirement multiplied by purchase price. What is your annual requirement? 48, ये वाला 48, ये नहीं सर, सेम कैसे? ये 48 यूनिट्स है और ये 48,000 कंपोनेंट्स है। 48,000 into 20 rupees of purchase price, here you get 9,60,000 and here also you get 9,60,000. Then we add total ordering cost, total ordering cost। क्या फॉर्मूला है सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की? इट इज एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। व्हाट इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट? इट इज 48,000 डिवाइडेड बाय 2,400 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 120। यहां पर आंसर आता है सर 2,400। मालूम पड़ा क्या लिया डेटे में? क्या बोल रहा हूं मैं? एनुअल रिक्वायरमेंट 48,000, EOQ ये वाला, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये वाला 120 पर ऑर्डर। उधर भी यही करना है। एनुअल रिक्वायरमेंट 48,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इनटू 120 पर ऑर्डर, दिस कम्स टू 1,440। 1,440। फिर इसमें हम ऐड करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट, इसमें हम ऐड करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है सर? हाफ इनटू EOQ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, दैट इज 2,400 into half into कैरिंग कॉस्ट कितनी आई थी सर? 2 rupees। सो दिस इज 2,400 अगेन। ये तो EOQ है, यहां पर ये दोनों सेम रहता है। और वहां पर कैसे आएगा सर? EOQ है 4,000 into half into 2, यहां पर आता है 4,000, यहां पे आता है 4,000। मैं वापस एक बार आपको बता देता हूं। क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर, एक बार में कितना मंगाओगे हम उसको हमेशा EOQ बोलेंगे, चाहे हम फॉर्मूला से निकालें या हमको क्वेश्चन डायरेक्टली दे दे। ये दोनों भी एक बार में मंगाने वाला क्वांटिटी है, ये एक बार का क्वांटिटी है, वन ऑर्डर का। फर्क सिर्फ इतना है कि ये फॉर्मूला से कैलकुलेट हुआ और ये सप्लायर के हिसाब से दिया हुआ था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो होता होगा। सो 9,60,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400, यहां पे आता है सर 9,64,800। बाजू का दिखाओ सर, 9,60,000 प्लस 1,440 प्लस 4,000, दिस इज 9,65,440। अगर EOQ चलाओगे तो 964 कॉस्ट आएगा और अगर 4,000 मंगाओगे तो 965 आएगा। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था सर? इफ द मिनिमम लॉट साइज इज दिस मच, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर? अगर कंपनी ये मंगाती है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगेगा सर? ये क्या चीज है? ये है आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो यहां पर कहना है इससे एक्स्ट्रा कितना लगेगा? इधर ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि आप EOQ फॉलो नहीं करा रहे। तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा सर? दोनों का डिफरेंस ले लो, 965 में से 964,800, 640 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। 640 रुपया, 640 रुपीज आपके एक्स्ट्रा लगेंगे।
640 एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप ये वाला काम कराते हो। और लास्ट में बोला है कि सर मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना है, ये है मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज 2400। कम से कम इतना तो लगेगा, इससे कम नहीं, कम से कम इतना तो लगेगा। समझ में आया क्या? पक्का? इसको भी कॉपी कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप पॉज कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे शीट का, जहां पर बोला है अनिल कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,006 इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, यहां से क्या पता चल रहा है सर कि योर एनुअल रिक्वायरमेंट इज 36,000 यूनिट्स। योर एनुअल रिक्वायरमेंट इज 36,000 यूनिट्स और लिखा है अनिल कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36 in 6 इंस्टॉलमेंट। कैन आई से दैट इज द एग्जिस्टिंग पॉलिसी? दैट इज द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। क्या ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी है? क्या एग्जिस्टिंग पॉलिसी है सर कि 36,000 को 6 इंस्टॉलमेंट में मंगाओ। देयरफॉर कैन आई से कि 6,000 यूनिट्स वन ऑर्डर में मंगाने हैं। ये वाली बात आपको समझ आ गई? पक्का? ये पॉलिसी है कंपनी की कि सर एनुअल रिक्वायरमेंट को 6 इंस्टॉलमेंट में मंगाओ। यानी कितना मंगाओ? 6,000 यूनिट्स। ये ईओक्यू है क्या? हाँ, बट ये ईओक्यू पॉलिसी के हिसाब से। फिर क्या बोल रहे हैं कि ईच यूनिट कॉस्ट्स 1 रुपी। क्या वो आपकी परचेज प्राइस है? क्या वो आपकी परचेज प्राइस है? कितनी है परचेज प्राइस? 1 रुपया। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25 पर ऑर्डर, 25 per order, and inventory carrying cost is estimated at 20% of unit value. Carrying cost is 20% of purchase price. Can I say that is ₹1? तो 1 रुपए का 20% आता है 0.2। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक इंफॉर्मेशन है और ये एनुअल रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ईओक्यू निकालना है, दैट इज अंडर रूट 2AO अपॉन C,
तो कैसे कैलकुलेट होगा सर? अंडर रूट 2 इंटू 36,000 इंटू 25 अपॉन 0.2। कर लो फटाफट कैलकुलेटर पे, देखो कितना आंसर आता है। 2 इंटू 36,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 0.2, सॉरी 2 इंटू 36,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 0.2। मेरा तो आंसर 3000 यूनिट्स का आता है। क्या आपका भी आंसर 3000 यूनिट्स आता है? दिस इज योर ईओक्यू। इतना मंगाना चाहिए एक बार में, जबकि पॉलिसी के हिसाब से कितना मंगाया जा रहा है? 6000। बोल रहे फाइंड आउट द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री एंड हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू। बोलते अभी आप 6000 मंगा रहे हो ना, तब टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, और अगर आप 6 नहीं ईओक्यू मंगाते हो तो कितनी कॉस्ट सेव होगी। सो फॉर दैट अगेन we are supposed to calculate our total cost. We are supposed to calculate our total cost at 3000 units and at 6000 units. एक बार में इतना मंगाएंगे, एक बार में इतना मंगाएंगे। ये हमने निकाला फॉर्मूला से, और ये कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। ये कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। तो जल्दी से अभी देखो कितनी सारी बात तो हमने ये कर लिया ना। टोटल कॉस्ट में क्या आता है बताओ? टोटल कॉस्ट में क्या आता है? टोटल कॉस्ट में आता है सर परचेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ये तीन ही चीज आती है। तो आप यहां पर तीनों चीज कैलकुलेट करोगे और देखोगे कि दोनों में से क्या कम है, दोनों में से क्या कम है। वही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू। हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड, है ना। आप एक बार इसको ट्राई करो, मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप फटाक से इसको ट्राई करो जल्दी से, 5 मिनट में इसको कंप्लीट करो। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आप कंपेयर कर लो कि आपका आंसर ठीक था या नहीं। वापस बोलता हूं, दोनों का वही कंपैरिजन करना है। ये वाला परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। जल्दी से ट्राई करो। तो सबसे पहले यहां पर टोटल परचेज कॉस्ट आता है। परचेज कॉस्ट कैसे निकलता है सर? जितना भी आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज प्राइस से। क्या आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स की है? तो 36,000 इंटू परचेज प्राइस इज 1 रुपी। सो यहाँ पे भी 36,000 आता है, बाजू में भी 36,000 आता है। सर डिस्काउंट नहीं है क्या? नहीं, डिस्काउंट की बात ही नहीं है यहाँ पर। फिर इसमें ऐड करना था टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसमें ऐड करना था टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है सर? जितनी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको ईओक्यू से डिवाइड करके ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट? 36,000 डिवाइडेड बाय ईओक्यू 3000 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 25। तो इसका आंसर आता है 300। देन एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 डिवाइडेड बाय ईओक्यू ऑफ 6,000 इनटू 25, इसका आंसर आता है 150। फिर इसमें हम ऐड करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट, दैट इज हाफ इंटू EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो 3000 इंटू हाफ इंटू आपकी कैरिंग कॉस्ट आई थी 0.2
दिस इज अगेन 300, क्योंकि ये EOQ है ना, ये हमने फॉर्मूला से निकाला, तो ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। बाजू का देखते हैं सर, EOQ इज 6000 ईयर इंटू हाफ इंटू 0.2, दिस इज 600। सो व्हेन वी ऐड ऑल दिस वी गेट टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट कितना आता है सर? दिस इज 36,600 और बाजू में आता है 36,750। आप बताओ क्या ये कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी है? यस सर, ये कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। मतलब अभी कंपनी खर्चा कर रही है ना इतना, और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग EOQ। अगर ये पॉलिसी कर रहे हैं तो इतना लग रहा है, EOQ अगर फॉलो करेंगे फॉर्मूला वाला तो 36,600 लगेगा। कैन आई से यहाँ पर 150 रुपीज सेव होंगे, वही बताना है आपको। देयरफॉर बाय यूजिंग EOQ rupees 150 can be saved। rupees 150 can be saved। आई बात समझ में? पक्का? बस इतना सा क्वेश्चन था ये, इसको भी कॉपी कर लो। इसको भी मैं रब कर रहा हूं। आई होप आपने जो सॉल्व किया वो ऐसा ही आंसर आया होगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो EOQ पे ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटीरियल्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। बेस्ट क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सर? कितना माल मंगाओगे? तो आपको बोला है कि अगर आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेस देन 500 टन है, लेस देन क्या है बताओ? 500 टन है, तो 12 रुपया पर टन भाव लगेगा। अगर आप 500 बट लेस देन 1600 मंगाते हो, 500 बट लेस देन 1600 मंगाते हो तो 11.8 इतना प्राइस लगेगा। अगर आप 1600 बट लेस देन 4000 मंगाते हो तो 11.6, 4000 बट लेस देन 8000 तो 11.4 एंड 8000 एंड अबव तो 11.2। जैसे जैसे आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपका प्राइस भी घटते जाएगा। द एनुअल डिमांड फॉर मटीरियल्स इज 8000 टन, पूरे साल में 8000 टन चाहिए। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ मटीरियल कॉस्ट पर एनम एंड डिलीवरी कॉस्ट इज 12। अब आपको ये बताना है कि सर इसमें जो ये ऑप्शंस दी है ना, जो रेंज, आपको कितना मंगाना चाहिए एक बार में? 500 से कम, 500 से 1600 से कम, 1600 से 4000, कौन सा लेवल मंगाना चाहिए? तो यहाँ पर तो क्वांटिटी इन्होंने ही बता दिया आपको। जैसे यहाँ पर आपको बोल दिया था ये वाले क्वेश्चन में जो अभी हमने सॉल्व किया कि सर 6 इंस्टॉलमेंट में मंगाना है 6,000, वैसे यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी है, तो आपको वो क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम आती हो, जहां पर आपकी क्या टोटल कॉस्ट सबसे कम आती हो। मतलब देखिए इसको टैबुलर फॉर्म में सॉल्व करना होगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है ना। सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव बहुत है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे
quantity to be ordered in a single order, in one order. क्या इसी को मैं EOQ बोल दूं तो चलेगा? यही अपना EOQ होता है ना, ठीक है। एक चीज हम यहां पे नोट कर लेंगे सर, वो होगा हमारा परचेज प्राइस। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम यहां पे नोट करेंगे, उसके बाद जब हम नेक्स्ट चीज नोट करेंगे तो वो नेक्स्ट चीज क्या होगी सर? टोटल परचेज कॉस्ट। ये पहला होता है। मैंने क्या बोला? जो क्वांटिटी पे आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम है उसको सिलेक्ट करना। उसके बाद क्या आएगा सर? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद क्या आएगा सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद आएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। अगला आएगा सर टोटल कैरिंग कॉस्ट। लेट दिस बी योर कॉलम A, this will be B, this will be C. और फिर यहां से आपका आएगा टोटल कॉस्ट, फाइनल वाला, दैट इज A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C। आगे चलते हैं। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ सर, ये परचेज प्राइस जो रुपीस में है ना, यस सर। ये क्वांटिटी टू बी ऑर्डर टन्स में है ना, यस सर। इसी को हम EOQ बोल सकते हैं क्या? इसी को हम EOQ बोल देंगे सर। टोटल परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? व्हाटएवर इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट यू विल मल्टीप्लाई इट बाय परचेज प्राइस। दैट इज, क्या आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 टन्स की है, तो कैन आई से इट विल बी 8000 इनटू परचेज प्राइस। Then how do you calculate total ordering cost? That is annual requirement upon EOQ into ordering cost per order. What is your annual requirement sir? 8000 divided by EOQ, मतलब ये वाला EOQ into ordering cost per order। क्या आपको वहां पर बोल दिया था डिलीवरी कॉस्ट? वही है ना, 12 रुपया पर ऑर्डर। देन कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? हाफ इंटू EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो कैन आई से इट इज हाफ इंटू EOQ इंटू जो भी आपका परचेज प्राइस है उसका कितना परसेंट दिया था सर? होल्डिंग कॉस्ट 20%। जो भी परचेज प्राइस है उसका 20%, और ये तो A प्लस B प्लस C है। बस इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी है सर, बहुत इजी। देखेंगे सर कैसे लिखेंगे हम लोग इसमें। तो पहले टन की क्वांटिटीज फिलअप करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लेस देन 500। 500 से कम मतलब 100, 200, 300, 400, 499 तक कुछ भी। तो अगर मैं यहाँ पे 400 ले लूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं यहाँ पे 400 ले लूँ तो ओके है। ये एक हमारी क्वांटिटी हो जाएगी 400 वाली। आगे चलते हैं। फिर बोलते हैं 500 बट लेस देन 1600। तो हम 500 मान लेते हैं। आप 500, 600, 700, 800, 900, 1000 कुछ भी मानो। तो हम स्टार्टिंग वाला क्वांटिटी मानते हैं, सबसे कम से कम 500। सर आप 1600 से लेस तो 1599 तक कुछ भी चलेगा। 1599 तक कुछ भी चलेगा। 1500 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद है 1600 बट लेस देन 4000, तो मैं 1600 ले लेता हूं। आंसर में कोई प्रॉब्लम या डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद है 4000 बट लेस देन 8000, तो मैं 4000 ले लेता हूं। और लास्ट है सर 8000 एंड अबव, तो यहां पर 8000 एंड अबव तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट ही 8000 की, उससे ज्यादा मंगा के क्या करना। तो आपको कौन सी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है सर? आपको वो क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है जिसकी टोटल कॉस्ट सबसे कम आती है। यहां पर तो क्वांटिटी क्वेश्चन नहीं आपको बता दी थी, आपको बस कंपेयर करना है, इन लेवल्स के टोटल कॉस्ट को कंपेयर करना है बस। इन लेवल के टोटल कॉस्ट को कंपेयर करते वक्त यहां से लेके यहां तक के ऑप्शंस में जो भी लोअर ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना। आगे अगर आप 400 मंगाते हो तो रेट क्या लगेगी सर? 12। मानते हो कि नहीं? यहां पर रेट लगेगी 12 रुपया, इधर लिखता हूं, यहां पर रेट है 12। 12 के बाद अगली रेट है सर 11.8, अगली रेट है सर 11.6, अगली रेट है 11.4 एंड द लास्ट रेट इज 11.2। दिस इज योर परचेज प्राइस पर टन, दिस इज रुपीज पर टन। ठीक है, चलते नाउ हाउ आर वी कैलकुलेटिंग दिस? तो लिखा है 8000 इंटू परचेज प्राइस, तो कैन आई से 8000 इंटू 12, दिस इज 96,000। आप 400 मंगाओ, 500 मंगाओ, 1600 मंगाओ, 4000 मंगाओ या 8000, अल्टीमेटली आना 8 ही है। 8000 मैक्सिमम एनुअल है ना, वो उतना ही आएगा 8000। देन 8000 इंटू 11.8, दिस इज 94,400। Next is 8000 into 11.6, this is 92,800. Next is 8000 into 11.4, this is 91,200. Next is 8000 into 11.2, this is 89,600. ये हो गई आपकी टोटल परचेज कॉस्ट। उसके बाद क्या करना है सर? ये वाला 8000 डिवाइडेड बाय EOQ, ये 400 इंटू 12, ये आता है 240। अगेन 8000 डिवाइडेड बाय EOQ 500 इंटू 12, दिस कम्स टू 192। उसके बाद 8000 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 12, दिस कम्स टू 60। Again 8000 divided by 4000 into 12, this comes to 24 and this will be 12 because 8000 divided by 8000 is 1। फिर इधर पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। What is your purchase price? 12 into 20% is 2.4 into EOQ 400 into half, this is 480। Then 11.8 into 20%, that is 2.36 into EOQ 500 into half, this is 590. Then purchase price 11.6 into 20% into 1600 into half, this is 1856. Then 11.4 into 20% into 4000 into half, this is 4560। 4560, 11.4 into 20% into 4000, and then 11.2 into 20% into 8000 into half, this is 8960। अब A B C सबको ऐड कर देना है बस, दैट इज 96,000 प्लस 240 प्लस 480, ये आता है 96,720,
96,720, उसके बाद 94,400 प्लस 192 प्लस 590, दिस इज 95,182, उसके बाद है 92,800 प्लस 60 प्लस 1856, दिस इज 94,716, next is 91,200 plus 24 plus 4560, this is 95,784, and then 89,600 plus 12 plus 8960, this is 98,572. अब इनमें से जो भी लोअर है वो सिलेक्ट कर लो। सर 96, 95, 94, 95, 98, which is the lowest option? This. तो हर बार आपकी कंपनी जब भी माल मंगाएगी तो उसको कितना मंगाना चाहिए सर? ये वाला क्वांटिटी। ये कौन सा था सर? ये वाला 1600 कौन सा रेंज है सर? 1600 बट लेस देन 4000, ये वाला रेंज 11.6 पे, क्योंकि वहां पर आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम आती है। लास्ट में क्या बोला है आपको? नहीं, ऊपर टेबल में बोला था कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। सो कैन आई से द बेस्ट क्वांटिटी रेंज to be ordered is 1600 but less than 4000 tons, since the total cost is lowest as evident in the above table। ऊपर हमने जो टेबल बनाया उसके मालूम पड़ गया ना, बाकी सबके कॉस्ट ज्यादा थे, इसी का कॉस्ट कम था। ठीक है, तो ये वाला ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन टू भी सेम है, बस वहां पे खाली नंबर्स चेंज है, काम यही करना है। तो वो आप एक बार कर लेना खुद से। ये मॉक टेस्ट पेपर जून 2019 में पूछा गया था। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्या है सर? EOQ इन tabular form। EOQ in a tabular form। ठीक है, चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लो। एंड विद दिस हम हमारा EOQ वाला पार्ट खत्म करते हैं। हालांकि EOQ आगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चंस में आने वाला है, तो खाली EOQ वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए। कॉपी कर लो इसको।